कंपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के अंग के अंतर्गत हम काल, व्यक्ति, स्थान और घटना की चर्चा करना चाहेंगे। इतिहास में काल निर्धारण की जब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो हमें पाते हैं कि इतिहास का यह एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अध्ययन में काल निर्धारण एक समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन वर्तमान समय में C14 मेथड यानी कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा हम इतिहास में काल को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। इसके आविष्कर्ता अमेरिका के रसायन शास्त्री F. लीवी को माना जाता है, जिन्होंने C14 मेथड के माध्यम से पुराविदों के कार्य को आसान बनाया और इसके आधार पर ही हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके प्राप्त अवशेषों का निरीक्षण परीक्षण करने के उपरांत यह कह सकते हैं कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर बीबी लाल ने जब महाभारत कालीन राजधानी हस्तिनापुर का उत्खनन कराया, तो वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए और उनका कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, तो उससे यह ज्ञात हो सका कि महाभारत की घटना 950 ± 50 BC के बीच घटित हुई रही होगी। यानी जब उत्तर वैदिक काल का आरंभ हुआ था, उस समय महाभारत की घटना घटित हुई रही होगी। लेकिन जब हम और पीछे जाते हैं, प्री हिस्टोरिक एज की चर्चा करते हैं, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री की चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर इतिहास का नंबर आता है। तो जो प्रारंभिक युग था, प्रागैतिहासिक युग था, उसमें द पैलियोलिथिक एज, द मेसोलिथिक एज, द नियोलिथिक एज यानी पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग की जब हम बात करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का इस धरती पर आविर्भाव हुआ और क्रमिक रूप से उसने असभ्यता से सभ्यता की ओर अपने कदम बढ़ाए। मनुष्य के पूर्वज कपी को कहा गया, एप्स को कहा गया, और जो एप्स कूड़ा चुनने का कार्य करते थे, बादलों के गरजने से वे डर जाया करते थे, वे उसके वंशज ही कालांतर में अपने एक मस्तिष्क और दो हाथ के सहारे इतनी प्रगति किए। कहने का तात्पर्य यह है कि 20 जुलाई 1969 की घटना को जब हम याद करते हैं कि मनुष्य ने चंद्रमा पे कदम रखा, यानी पहले चंद्रमा को देखना एक कौतूहल का विषय था, लेकिन वहां तक मनुष्य पहुंच सका। आज दूसरे ग्रह में भी जाने की बात होती है। इस प्रकार मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और चेतना विकास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि चेतना पत्थर में सोती है, वनस्पति में जागती है, पशु में चलती है, लेकिन मनुष्य में वह चिंतन करती है। यानी ओवरऑल इतिहास में हम ईसा के पूर्व और ईसा के बाद को मिलाकर तकरीबन 5000 साल का के इतिहास का या मानव सभ्यता के विकास का हम प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। आइस एज, फिर स्टोन एज, और स्टोन एज के बाद मेटल एज, मेटल एज में पहले कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज जिसमें के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता है, और फिर आयरन एज। वर्तमान में हम लोग आयरन एज में रह रहे हैं और इसकी शुरुआत लेटर वैदिक एज से आरंभ मानी जाती थी। यानी मानव सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से हुआ। उसे पहले आग के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर उसने आग जलाना सीखा,
फिर पहिए का आविष्कार हुआ, इसके माध्यम से यातायात के साधनों का विकास हुआ, पहिए बनाए गए और मनुष्य ने क्रमिक रूप से आगे बढ़ना सीखा। कॉपर एज के बाद मेटल एज में जब हम ब्रॉन्ज एज में आते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, जब तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया, उस युग में नगरीकरण के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि उस समय सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, 2 मंजिला मकान बनाए जाते थे, गलियां सड़कों से जुड़ी हुई थीं, अन्नागार था, दुर्गीकृत मकान था, बड़े मकान थे, छोटे मकान थे, ग्रेट बाथ के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इस दुकानों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, डॉक यार्ड मिलता है, जुते हुए खेत मिलते हैं, अग्निवेदी के साक्ष्य मिलते हैं। तो इनको देखकर आश्चर्य होता है कि उस युग में भी एक विकसित और सभ्य सभ्यता हमारे देश में ही विद्यमान थी। न केवल हमारे देश में, बल्कि जब हम मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व के अनेक स्थानों पर इस प्रकार की सभ्यताएं विद्यमान रहीं और मानव सभ्यता विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। और इन सभ्यताओं का अध्ययन या इन सभ्यताओं के युग के इतिहास को जानने का हम निरंतर प्रयास करते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय का अतीत या उस समय का इतिहास आज से कितना पुराना है। हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी को प्राप्त करते हैं। फिर जो महाजनपद थे उनके बीच पारस्परिक संघर्ष हुए और उस संघर्ष में मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। भारत में ग्रीक इन्वेजन हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। हालांकि सिकंदर ईरान को जीतते हुए जब भारत की परिसीमा पर आगे बढ़ा तो वह व्यास नदी के निकट या व्यास नदी के तट से वापस लौट गया। अगर तत्कालीन समय में मगध सम्राट या भारत के सम्राट धनानंद से उसका मुकाबला हुआ होता तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन व्यास नदी के तट पर जब उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार किया तो मजबूरी में उसे वहां से वापस लौटना पड़ा और वापस लौटकर वह अपने देश भी पहुंच नहीं पाया और बेबीलोन में उसका देहांत हो गया था। लेकिन इस ग्रीक इन्वेजन के समय से, आक्रमण के समय से एक तिथि का निर्धारण हो गया कि सिकंदर का आक्रमण भारत में 326 ईसा पूर्व के दरमियान हुआ, 19 महीने यहाँ पर वह रहा और फिर यहाँ से वह लौट गया। यह एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत माना जाता है। तो इस तरह इतिहास के अंग में सबसे महत्वपूर्ण काल का निर्धारण होता है। मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुए। बिंदुसार का देहांत 273 बीसी में हुआ, लेकिन अशोक का राज्यारोहण 269 बीसी में हुआ। 4 वर्ष का अंतराल क्यों आया, इस पर भी जब हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि संभवतः उस समय आंतरिक संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई रही होगी और इसी दरमियान 4 वर्ष व्यतीत हो गया होगा। तो इस तरह समय के साथ, काल के साथ या तिथि के साथ या सन के साथ या ईसा पूर्व यानी टाइम पीरियड के साथ इतिहास को का अध्ययन करना एक क्रमिक अध्ययन हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास का पात्र, जो इतिहास का दूसरा प्रमुख अंग है, व्यक्ति, वह इतिहास का एक पात्र होता है, परंतु व्यक्ति ऐतिहासिक पात्र नहीं बन सकते। आदिकाल में इस संसार में करोड़ों व्यक्ति आए, कीट पतंगों की तरह वे काल के गाल में समा गए, इतिहास उन्हें याद नहीं करता। लेकिन
उनमें से कुछ लोगों ने सभ्यता और संस्कृति के विकास में जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया, उन्हें हम याद करते हैं। इस तरह इतिहास में उन व्यक्तियों को ही रिमार्केबल रूप से रेखांकित करने का एक प्रयास किया गया जिन लोगों ने आगे बढ़कर कार्य किया। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी पढ़ने को, देखने को, जानने को मिलता है कि एक वर्ग ऐसा है जिसने मेहनत तो किया, श्रम तो किया, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हम एक लाइन में बोल देते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। लेकिन ताजमहल के निर्माण में जो 20-22 वर्ष का समय लगा, उसमें जो हजारों लाखों मजदूरों ने कार्य किया, उनका नाम लेने वाला आज कोई भी नहीं है। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे या श्रमिकों का वर्ग रहा, उनका नाम लेने वाला आज कोई भी नहीं है। या जितने भी बड़े निर्माण हुए, उनमें खून पसीना किसने बहाया, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं। लेकिन जिस शासक के समय में उसका निर्माण हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस थे, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखा। उसमें भी उन्होंने सम्राटों का इतिहास लिखा, लेकिन भौतिक संस्कृति के निर्माताओं का जिक्र उन्होंने नहीं किया। यानी आर्थिक और सामाजिक इतिहास सदैव से उपेक्षित रहा। इतिहास में कार्ल मार्क्स ने इन्हीं उपेक्षित, तिरस्कृत या शोषक वर्ग की भूमिका को विशेष रूप से हाईलाइट करने का कार्य किया। और उन्होंने जो दास कैपिटल लिखा, उसमें वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एक नया आयाम देने की कोशिश कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। इतिहास में व्यक्ति की भूमिका क्या होती है? जब हम इस संदर्भ में सोचते हैं तो मुख्य रूप से जिन्हें हम इतिहास में नायक की संज्ञा देते हैं, जूलियस सीजर, सिकंदर महान, शार्लमेन, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, इन लोगों को इतिहास में नायक की श्रेणी में रखा जाता है। ये सभी के सभी लोग एक प्रकार से साम्राज्य के निर्माता थे। तत्कालीन और परवर्ती इतिहासकारों ने इनके बारे में काफी कुछ लिखा। कुछ तो उनके प्रशंसक भी रहे और कुछ उनके निंदक रहे। इन लोगों ने राज्य की सीमा को लांघकर दूसरे राज्यों के लोगों को अपने तलवार के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर अपनी प्रभुता को स्वीकार कराया। और विरोध की स्थिति में इन्होंने कत्लेआम के भी आदेश दिए। इन्होंने लोगों को बंदी बनाया, आगजनी की, राजकोष को लूटा और अनेक जघन्य अपराध भी इनके द्वारा किए गए। और राजनीतिक दास्ता की बेड़ी पहनाने वाले इन साम्राज्यवादियों की दास्तां जितनी लोमहर्षक है, उतना आकर्षक नहीं। उनके काले कारनामे हालांकि मानवता के लिए अभिशाप साबित हुए, और ये जो युद्ध प्रिय शासक रहे या सम्राट रहे, उनके महत्वाकांक्षा के कारण या उनकी नीतियों के कारण इतिहास में बहुत सारा खून खराबा भी समय समय पर हुआ। मंगोल सरदार चंगेज खान के एक हाथ में तलवार होता था, जिससे वह कत्लेआम करता था। इसके अतिरिक्त 1398 में तैमूर लंग का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ, उसमें जिस तरह से उसने कत्लेआम मचाया, नादिर शाह ने 1739 में कत्लेआम मचाया, अहमद शाह अब्दाली ने कत्लेआम मचाया, ये भी कम खौफनाक नहीं थे। इसी तरह विश्व स्तर पे
प्राचीन रोमन साम्राज्य में एक समय था जब जूलियस सीजर की तूती बोलती थी, लेकिन उसका अंत अत्यंत हृदय विदारक था। वह अपने सीनेटर मित्रों से विश्वासघात का शिकार बन गया। लेकिन इससे रोमन साम्राज्य का अंत नहीं हुआ। अगस्टस सीजर के शासनकाल में यह स्वर्ण युग में, गोल्डन एज में प्रवेश कर गया और साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई और विशाल साम्राज्य के सभी राजमार्ग रोम की ओर जाने लगे। साथ ही साथ एडवर्ड गिब्बन ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में बड़ा विद्वतापूर्ण वर्णन इनके बारे में उन्होंने किया है। इसी तरह फारस के हरूमी साम्राज्य का अंत करने के बाद सिकंदर जब बड़ी तीव्रता से अफगानिस्तान होते हुए भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर आ पहुंचा, तब तक्षशिला के राजा आम्भी और अभिसार नरेश शशिगुप्त ने उसका साथ दिया। इसका जिक्र भी मैंने किया था। और जो सिकंदर तथा पुरस के मध्य युद्ध हुआ, उस युद्ध में कहा जाता है कि पुरस की पराजय हुई थी। लेकिन यहाँ पर इतिहास में हमको एक महत्वपूर्ण संवाद, डायलॉग की जानकारी मिलती है जो सिकंदर और पुरस के बीच हुए थे। जब पुरस को बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष पेश किया गया और सिकंदर ने दुभाषिए की मदद से उससे कहा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, तो पुरस ने पूरे गर्वीले अंदाज में यह कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे माफ कर दिया, उसका सारा राज्य लौटा दिया। लेकिन यहाँ पर सिकंदर की यह डिप्लोमेसी थी कि सिकंदर को भारत के अंदरूनी क्षेत्र में आगे बढ़ना था और इसमें उसे पोरस का साथ चाहिए था। अगर वह पोरस को मार डालता तो हो सकता है जन विद्रोह हो जाता और सिकंदर का आगे बढ़ना मुश्किल होता। लेकिन सिकंदर ने कूटनीति के तहत पोरस को माफ किया और जब वह आगे बढ़ा तो निश्चय ही उसे पोरस की मदद मिली होगी। लेकिन जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर आई और उसके सैनिकों ने सुना कि अभी तो हम छोटे छोटे राजाओं से लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम व्यास नदी को पार करेंगे हमारा मुकाबला मगध सम्राट धनानंद से होगा, तो उनके मन में एक बेचैनी या एक डर उन्हें दिखलाई पड़ने लगा कि अब तक लड़ते लड़ते हम घायल हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं और अब एक मजबूत और शक्तिशाली राजा से हमारा मुकाबला होगा। इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से कहा कि अब उन्हें घर की याद आ रही है, अब उन्हें घर लौटना है। सिकंदर ने उन्हें समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन सैनिकों ने उनकी बात नहीं सुनी और सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में डिवाइड करके जल और थल मार्ग से वापसी का आदेश दिया। इस तरह इस घटनाक्रम से हम इतिहास में एक आदर्श की उपस्थिति देखते हैं कि दो राजाओं के बीच संवाद हुआ और एक ने दूसरे को माफ कर दिया। इसी प्रकार जब हम गुप्त काल में सम्राट समुद्रगुप्त की बात करते हैं, जिसको विंसेंट स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की, तो समुद्रगुप्त हालांकि नेपोलियन से भी ज्यादा महान था, क्योंकि अगर हम प्रयाग प्रशस्ति को सच माने जिसमें 33 पंक्तियां हैं, तो हमें पाते हैं कि समुद्रगुप्त कभी भी परास्त नहीं हुआ था। उसने अपनी दिग्विजयता से तकरीबन दर्जन भर शासकों को परास्त किया था। लेकिन नेपोलियन तो 1815 के वाटरलू युद्ध में परास्त हुआ था। और ये उल्टी गंगा हम क्यों बहाते हैं? उन्हें कहना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो नेपोलियन था। लेकिन साम्राज्यवादी अप्रोच को आज भी हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त था। खैर, हम इतिहास में जब समुद्रगुप्त की चर्चा करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि अधिकांश राजाओं ने उसकी दिग्विजयता से मुग्ध होकर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और यहाँ तक कि
श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में मंदिर बनाने की अनुमति भी समुद्रगुप्त से मांगी थी, जिसे उसने दे दिया था। इसी तरह पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट शार्लमैन भी इतिहास में बेहद प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अराजकता और अव्यवस्था के युग में शांति व्यवस्था और संप्रभुता को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। फ्रांस में नेपोलियन एक विजेता, कुशल शासक और सफल सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, जब हम उसके कारणों की चर्चा करते हैं तो हमें पाते हैं कि वहां की जनता ने अव्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था के लिए फ्रांस की क्रांति की थी। लेकिन क्रांति के बाद जिस तरह से नेशनल कन्वेंशन स्थापित हुआ और फिर डायरेक्टरी शासन स्थापित हुआ, तत्पश्चात डायरेक्टरों के भ्रष्ट शासन में वहां की जनता को सही न्याय नहीं मिल पाया और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी जो अव्यवस्था के विरुद्ध उन्हें व्यवस्था दे सकता है। और इस समय कॉन्सुलेट शासन के अंतर्गत प्रथम कौंसल के रूप में वह व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में सामने आया और नेपोलियन ने अपने कॉन्सुलेट शासन के अंतर्गत बहुत सारा रिफॉर्म्स, बहुत सारा सुधार फ्रांस में किया और 1804 यानी 1804 में उसने अपने आप को सम्राट के रूप में भी प्रोजेक्ट कर दिया। प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी उसके सुधार बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए। नेपोलियन ने एक विधि संहिता, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, उसको भी एस्टेब्लिश किया, जो आज भी फ्रांस में कहना चाहिए अस्तित्व में है और अनेक देशों ने कालांतर में उसका अनुकरण किया। निसंदेह नेपोलियन बोनापार्ट अपने युग का एक नायक था। लेकिन बाद की घटनाओं में हम देखते हैं जिस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, अनेक देशों को अपने कदमों में उसने झुकाना चाहा, इसमें वह सफल भी रहा, लेकिन इंग्लैंड को वह झुका नहीं पाया। कारण यह था कि इंग्लैंड को परास्त करना तत्कालीन समय में उसके लिए इसलिए कठिन था क्योंकि नेपोलियन